अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। इस खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पीडीएम के हवाले से तो पिछले कई दिनों से आपने कई प्रोग्राम्स देखे, कई तज्जियाकारों ने यह कहा कि पीडीएम टूट चुकी है, पीडीएम अब क्या करेगी, ऑपोजिशन के पास अब रह क्या गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को और पीडीएम की दीगर जमातों को धोखा दे के बाहर जा चुकी है और जो उनको अपना मतलब पूरा करना था वो तो हो गया। बहरहाल मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ तज्जिए हैं। कुछ का यह भी कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे अक्लमंदी का काम किया और जो कुछ इस डील में से मिल सकता था वो उन्होंने ले लिया। लेकिन अगर मजबूरी तौर पर, खास तौर पर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए, क्योंकि एक ऑपोजिशन कौमी असेंबली के अंदर सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी है, लेकिन इसके बावजूद आज वो कुछ नहीं हासिल कर सकी जो वो हासिल करना चाहती थी। पीडीएम के साथ साथ मुस्लिम लीग नून आज किधर खड़ी है और आगे क्या कर सकती है, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? आर वी रेडी? स्टार्ट करें? जी जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह जी। अच्छा, मैं शाहिद साहब इसके ऊपर तो ज्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता कि क्या पीडीएम क्या कर लेगी या क्या रहेगी है, लेकिन अगर सिर्फ मुस्लिम लीग नून की हम बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ये कहती है कि जनाब बच्चों की सियासत इन्होंने की, कुछ इन्होंने अचीव नहीं किया। अगर आप पिछले 6 महीने में उठा के देख लें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितना गेन कर सकती थी इसमें से कर लिया एंड प्योर पॉलिटिक्स उन्होंने खेली है। डोंट यू थिंक मुस्लिम लीग नून ने एक्चुअली अपने कार्ड्स ही गलत खेले? जी, मुस्लिम लीग नून के कार्ड नहीं है, ये एक बयानिए के कार्ड हैं। अच्छा। और वो बयानिया पूरे पाकिस्तान में बिक गया। अच्छा। पूरा पाकिस्तान उसको एक्सेप्ट करता है। ठीक है। पीडीएम की ये कामयाबी जो है, यही पाकिस्तान के मसाइल का हल आपको देगी। ठीक है। ये कुर्सियों की सियासत नहीं थी, ये मुफाद की सियासत नहीं है, ये इक़्तिदार की सियासत नहीं है, ये एक बयानिए की सियासत है। अच्छा। कि जब तक आप अपने मुल्क को आइन के मुताबिक नहीं चलाएंगे, आपका मुल्क नहीं चलेगा। ये निज़ाम की तब्दीली की सियासत है। अच्छा। ये तहरीक है। ठीक है। इससे सारी जमातें अलहदा हो जाएं, मुस्लिम लीग नून कायम रहेगी। अच्छा। और ये बयानिया आज पूरा पाकिस्तान कबूल करता है। तो इससे जो कुछ हासिल हुआ है जी जी। वो कोई तवक्को नहीं कर सकता था। आप यहाँ बाहर सड़क पे जाएं, ठीक है, आप लोगों से पूछें, तो ये सियासत बराए सियासत नहीं है, ये एक मकसद की हसूल की कोशिश है। अच्छा, आप अभी आपने फरमाया ये कुर्सियों की सियासत नहीं है, तो पंजाब के अंदर वो जो 5 कुर्सियां आपस में डिसाइड हुई काफली के साथ, वो कुर्सियां क्यों डिसाइड हुई? नहीं, वो कोई हमने डिसाइड नहीं की। हमारे तो 5 लोग बन रहे थे, छठा भी बन सकता था, हमारे पास आधी तादाद मौजूद थी। हमने कहा कि ये यहाँ पर ये जो सारी चोर चकारी, ये पैसे की सियासत शुरू हो जाएगी। अच्छा। हमारे उम्मीदवार भी थे उस सीट पर और एन मुमकिन था वो जीत भी जाते चौथी सीट। अच्छा। लेकिन हमने कहा नहीं, हमने विड्रॉ कर लिया अपने उम्मीदवार जो फालतू थे। ठीक है। जब वो देखा तो जो क्यू लीग थी, सबसे खदशा उनको था, क्योंकि उनको टिकट तो दिया गया था लेकिन वोट कोई 10, 15, 20 ही थे। तो उन्होंने फिर प्रेशर डाला हुकूमत पे कि जनाब हमें आपने वादा किया हुआ है तो अपने उम्मीदवार विड्रॉ करें। तो सारे उम्मीदवार विड्रॉ हो गए और बात खत्म हो गई। लोग, इससे पहले लेडी सीट पर भी ऐसे ही हुआ, टेक्नोक्रेट सीट पर भी ऐसे ही हुआ। अच्छा। तो वो बात बेहतरी में खत्म हुई कि बजाय इसके कि एक वहां पर बाजार लगता, एमपीए बिकते और खरीदे जाते, तो बेहतर था कि ये हल हो गया। हमने बगैर किसी से बात किए, बगैर किसी की फेवर लिए, हमारी 5 सीटें बनती थी, 5.5 बनती थी, हमने 5 पे इत्तेफाक किया। आपने फरमाया कि पैसा चल सकता था, पैसे आपके एमपीएस पे भी चल जाते। देखिए, मैं किसी की गारंटी नहीं दे सकता। माजी में हुआ है, हर पार्टियों के एमपीए बिके हैं। ये बदनसीबी है, इस निज़ाम की बदनसीबी है, जहां पर खरीदने वाले भी मौजूद हैं और बिकने वाले भी मौजूद हैं। तो फिर इसका काउंटर जो इमरान खान साहब देते थे, फिर तो वो दुरुस्त है ना कि अगर आप ओपन बैलेट ही कर देते तो फिर ना आपको परेशानी होती ना उनको परेशानी। नहीं तो फिर खत्म कर दें, इलेक्शन खत्म कर दें। इलेक्शन ओपन बैलेट से नहीं होता। आज भी आप यही समझते हैं? आज भी मैं ये समझता हूं। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन हारने के बाद भी आप ये समझते हैं? जी, चेयरमैन के इलेक्शन हैं, जो एतमाद के वोट हैं, ये पार्टी का वोट होता है। ठीक है। जब वोटर के पास आप जाते हैं तो वो अपनी मर्जी से वोट देता है। अच्छा। तो अगर आप इसको वाकई बेहतर बनाना चाहते हैं तो इसका हल मौजूद है, जो आपकी लेडी सीट पर हल है कि मुतनासिब नुमाइंदगी है। हाँ। और उसका वो निज़ाम अपनाया जाए, जितनी जिसकी सीटें हैं वो हासिल कर ले। अच्छा, ये बताइए कि ये जो पंजाब में जो कुछ भी आप लोगों ने अरेंजमेंट किया, मैं भी और भी हम किसी अरेंजमेंट का हिस्सा नहीं थे। आप अरेंजमेंट का हिस्सा? हमारे वोट भी मौजूद थे, हमारे उम्मीदवार भी मौजूद थे, उनको कोई खतरा नहीं था। अच्छा। हम
हमें खदशा ये था कि यहाँ पर जो बंदर बांट होगी उसमें लोगों को बिकने और खरीदने का मौका मिलेगा। ठीक है। और इसमें कोई पता नहीं हमारे उम्मीदवार भी हार जाते हैं, हमारा कोई वो बंदा इलेक्ट हो जाता जिसे हमने टिकट नहीं दिया था। अच्छा, ये खदशात होते हैं सियासत। ये हकीकत है कि दरअसल में आप इसके फेवर में थे लेकिन मरियम नवाज इसके फेवर में नहीं थी। किस बात की? इस चीज के, ये जिस तरह भी ये लोग गए हैं 5, वो चाहती थी कि छठे के लिए भी इलेक्शन होना चाहिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पार्टी ने फैसला किया कि हम अपने उम्मीदवार विड्रॉ कर लेंगे। हमने जो हमारे उम्मीदवार फील्ड में थे हमने विड्रॉ कर लिया यूनिलैटरली। हमने किसी से मशवरा किए बगैर हमने विड्रॉ कर लिया। मेरी इत्तला के मुताबिक सिर्फ पार्टी की सीनियर लीडरशिप बेशक ये चाहती थी, जिसमें आप भी शामिल हैं, लेकिन मरियम नवाज पर्सनली ये नहीं चाहती थी और उन्होंने इजहार भी किया इसका। मरियम नवाज साहिबा भी पार्टी की सीनियर लीडरशिप में है। अच्छा, तो वो भी, ये सब का मुतफिका फैसला था कि हमें इस बंदर बांट का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, इस खरीदारी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और अपने जो MPs हैं उसको प्रेशर से बचाएं। ठीक है, चले आगे चलते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से ये जो कुछ भी हुआ है, आप लोगों ने कब आप लोगों को शक हुआ कि ये इस्तीफे नहीं देंगे? नहीं, शक की बात नहीं है, पीपल्स पार्टी का अपना एक मौकफ रहा है। लेकिन जब PDM फैसला करे, इजलास हुआ, उसमें एजेंडे पर इस्तीफे रखे गए थे, पार्टियों ने इजहार किया और इंडिपेंडेंट 9 जमातों ने कहा कि सबसे मौसर तरीका ये है कि आप लॉन्ग मार्च करें, उसके आखिर में इस्तीफे दे दें। 9 जमातों ने कहा। ठीक है। पीपल्स पार्टी ने कहा कि नहीं, हमारा CEC ने ये बात मंजूर नहीं की हुई तो हम CEC के पास जाएंगे, अगर वो इजाजत देंगे तो हम देंगे। हमने कहा ठीक है। अच्छा, हमने लॉन्ग मार्च मौखर कर दिया, उनको मौका दिया कि वो अपना फैसला कर लें, क्योंकि PDM की बाकी जमातें तो यही चाहती हैं। अच्छा, कि हमें इस निज़ाम के अंदर रहकर हम इस निज़ाम को तब्दील नहीं कर सकते। ट्रस्ट की जहां तक बात आ रही है, ख्वाजा आसिफ साहब नाज़रीन मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने मुझे एक इंटरव्यू दिया था। इंटरव्यू में उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कुछ कलमात कहे थे, सुन लेते फिर मैं शाहिद साहब से सवाल करता हूं। सुनिएगा जरा। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कहे थे, ख्वाजा साहब, डू यू स्टिल थिंक? मैं पीछे मुड़ के देखता हूं कि 2008 में जो मैंने उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी या उससे पहले भी 1-2 दफा की, वो गलत की थी। नो, स्टिल मेंटेन, आई स्टिल हैव रिजर्वेशन अगेंस्ट द जेंटलमैन जो नाम मैंने लिया है। ऑन जरदारी साहब? Yes, I still have the reservation. It's difficult for me to believe in him. Even today. Even today. ख्वाजा आसिफ मैं बार-बार कहूंगा, I still don't believe in him. शाहिद साहब, आपके भी अब यही जज्बात हैं? नहीं, मेरे ये जज्बात नहीं, ख्वाजा साहब का एक राय है जी। जो कुछ हुआ है वो पीपल्स पार्टी के फैसले हैं, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा, उनको, हर जमात को यह हक हासिल है कि वो अपने फैसले करे, लेकिन उसको ये हक हासिल नहीं है कि जो एतमाद उस पर किया गया उसको तोड़े। तो ख्वाजा साहब फिर ठीक थे ना, ये तो PDM जब बनी थी। ख्वाजा साहब ने एक शख्स के बारे में कहा, मैं वही पूछ रहा हूं, आपकी क्या राय है? मैं शख्स के बारे में बात नहीं करूंगा। अच्छा, क्योंकि ये मुनासिब नहीं है। अगर वो अपना दिफा करने के लिए आप मौजूद हो तो मैं बात कर सकता हूँ। अच्छा, तो फिर मतलब ख्वाजा साहब ने भी तो ये किया ना, अपनी जाती राय का इजहार कर दिया। मैं भी तो आपकी जाती राय मैं जाती राय नहीं दूँ। अच्छा, आप नहीं देना? मैं उसको मुनासिब नहीं समझता। मैं दैट्स द रीजन, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि लगता है इस तरह के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग को आउटस्मार्ट किया है हर तरीके से। चले जी, इसी पे इत्तेफाक कर लेते हैं कि हम आउटस्मार्ट हो गए। मतलब यू आर फाइन विद इट? जी, अगर आउटस्मार्ट हो के उनकी इज्जत में इजाफा हुआ है तो उनको मुबारक हो। अच्छा, आपके मैं हमेशा मेरा पैमाना ये है कि क्या आपके अमल ने जमहूरियत को बेहतर किया, मुल्क में पार्लियामान को मजबूत किया, क्या आपकी इज्जत में इजाफा हुआ, क्या आपके साथियों का आप पर एतमाद बढ़ा, हर चीज को इस पैमाने पर तोला जाता है। ठीक है, मैं आउट स्मार्टनेस का कायल नहीं हूं। अच्छा, आउट स्मार्ट तो फॉक्स करता है। अच्छा, ठीक। हम सियासत कर रहे हैं एक हसूल मकसद के हसूल के लिए, वो बड़ा मकसद है, वो इन कुर्सियों से बहुत बाला है। अच्छा, वो मकसद ये है कि मुल्क के निज़ाम को बदला जाए। अच्छा, तो वो जब आप लोगों ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन दी थी, आपके ख्याल में उससे जमहूरियत मजबूत हुई थी? आर्मी चीफ की जो फैसला है, बहुत सवाल हो चुके हैं इस पे। बिल्कुल, मैं, अब ये मेरी जाती राय बनती है। अच्छा, मेरी पार्टी ने फैसला किया, वो फैसला मेरा फैसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। आर्मी चीफ का जो फैसला हुआ, आर्मी ने इजहार कर दिया था अपनी एक्सटेंशन का। अच्छा, मेरी नजर में फौज को एम्बेरस नहीं करना चाहिए, चाहे वो गलत फैसला भी कर दें। उन्होंने एक गलत फैसला कर दिया, इजहार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला पार्लियामेंट को भेजा। ठीक है, पार्लियामेंट ने वहां पर गलती की। जो एक्सटेंशन मांगी गई थी जनरल बाजवा साहब के लिए, एक्सटेंशन चूंकि इजहार हो चुका था, आर्मी चीफ कर चुका था, एक्सटेंशन दे दें। अच्छा,
लेकिन कानून को मत बदलें। ठीक है, हमने कानून को बदलकर गलती की है। मैं फिर ये कहूंगा मैं उस गलती का हिस्सा हूं, जी, क्योंकि जो फौज के निज़ाम में इबहम पैदा हो गया अच्छा, कि आपने कहा कि जितनी एक्सटेंशन कोई चीफ ले ले 64 साल की उम्र तक, इससे जो निज़ाम है फौज तरक्की का, मेरे सारा खानदान फौज से ताल्लुक रखता है, कई जनरेशन से। ठीक है, मैं समझता हूं इस फौज का निज़ाम क्या है। जी, और आप देखेंगे कि मुस्तकबिल में फौज खुद ही इस कानून को वापस तब्दील करवाएगी कि टर्म जो है वो 3 साल रहे, अच्छा, या अगर एक्सटेंशन भी हो तो एक दफा की एक्सटेंशन हो। ओके। आपने अपनी पर्सनल राय का यहाँ पे इजहार किया, तो जब ये सब कुछ हुआ आपने पार्टी से प्रोटेस्ट किया इस बारे में? नहीं, प्रोटेस्ट की गुंजाइश नहीं होती, मैं अपनी राय का इजहार करता हूँ। अच्छा, उसके फैसला होने से पहले, अच्छा, फैसला होने से पहले मुझे हक है कि राय का इजहार करूं। मैं जेल में था, मैंने वहां से भी अपनी राय का इजहार किया। अच्छा, पार्टी ने जो फैसला कर लिया वो मेरा फैसला बन गया। अच्छा, अब उसमें मैं ये नहीं कह सकता, मैं उससे लाताल्लुक नहीं हो सकता, ये मेरा फैसला है। तो फिर और मैंने कहा कि उस फैसले के एक हिस्से को मैं गलत समझता हूं, आज भी गलत समझता हूं। अच्छा, तो फिर सर इसी फॉर्मूले के साथ फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तो ये कह सकती है ना कि जी हम ये समझते हैं, बेशक आप ना समझें, हम ये समझते हैं कि दरअसल में कुर्सी पे बैठ के दरअसल में नंबर्स लेके ज्यादा बेहतर काम किया जा सकता है। तो ये उनकी राय का फिर आपको भी एहतराम करना चाहिए। कौन सी राय की बात? मिसाल के तौर पर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए उन्होंने जो भी मनूवरिंग की, ऑपोजिशन पे अगर वो पीडीएम के साथ बैठकर फैसला करके गए हैं, दुआ खैर करके गए हैं, जो कि कभी पीडीएम में नहीं हुई थी, ठीक है, अगर उन्होंने वो फैसला बदलना था तो पीडीएम के पास आ जाते कि हमें ये कुर्सी चाहिए, हम कुर्सी उनको दे देते। एतमाद तोड़ने की बात तो नहीं है, लेकिन उन्होंने तो आपसे कहा था इंसान की जबान होती है, अच्छा, जमात की जबान उससे बहुत बाला होती है। सर जबान से फिर आप लोगों ने भी तो हेर फेर की ना आर्मी चीफ के मामले में, जब मैंने कोई गुंजाइश उनको भी माजरत से कोई हेर फेर नहीं की। अच्छा, आपने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, जी, मैंने आपके सामने रख दिया कि मैं उस फैसले का हिस्सा हूं, लेकिन गलत फैसला, लेकिन उस फैसले के एक हिस्से को मैं गलत समझता हूं। मैंने उसको वोट दिया, मैंने वहां मौजूद नहीं था, पर मेरी जमात ने वोट दिया तो मैंने वोट दिया। सर मैं वही कह रहा हूं, तो मैं उस फैसले को सही नहीं समझता मुल्क के लिए। मैं आपकी राय की कदर करता हूं। वो कानून बन चुका है, वो मुल्क के लिए ठीक नहीं है। मैं यही सर अर्ज कर रहा और हूं, मुस्तकबिल आप देखेंगे बदला जाएगा। जो यहां पर पीडीएम के तमाम जमातें बैठी, ये मामूली बात थी, ये बड़ी सानवी सी बातें हैं कि सेनेट चेयरमैन कौन होगा, डिप्टी चेयरमैन कौन होगा, ये 2-4 मिनट में फैसला हो गया। ये तो आप कह रहे हैं ना शायद साहब, आप मेरा कहने का मतलब मरियम नवाज साहब कहती है राहील शरीफ साहब एक्सटेंशन चाहते थे, हमने नहीं दी, ये वो फरमाती हैं। लेकिन उसके बाद आप लोगों ने इस मामले के ऊपर पार्लियामेंट में जब मामला आया, अब आप खुद फरमा रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, एक्सटेंशन देंगे। मैं गुजारिश कर देखें, जी जी जी, राहील शरीफ साहब को जो मामला है वो राहील शरीफ साहब जानते हैं और मियां साहब जानते हैं, इसमें स्पेकुलेशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जो इस दफा एक्सटेंशन हुई है वो सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान के पास भेजी। जी, मैं ये कह रहा हूं कि जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन चूंकि इजहार हो चुका था आर्म फोर्सेस का, वो एक्सटेंशन आप इनको जाती तौर पे दे देनी चाहिए थी। अच्छा, क्योंकि एक ऑर्डर्स हो चुके थे। जो पार्लियामान ने आइन को कानून को अमेंड किया है उससे नुकसान होगा, मेरी ये राय है। ठीक है, हालांकि मैं उस वोटर हूं उस बिल का, मैं वोटर हूं जी, ठीक है, ये वो बात तय होगी। पार्टी डिसिप्लिन का एहतराम किया, पार्टी डिसिप्लिन का एहतराम नहीं होता, उस फैसले वो जब फैसला पार्टी कर लेती है, मेरा फैसला होता है। जी बिल्कुल ठीक है, मेरा फैसला है, ठीक है, मैं उस पर खुश नहीं हूं। अच्छा, ठीक है, मेरा फैसला है, मैं ये समझता हूं कि उससे मुस्तकबिल में नुकसान होगा। शाहिद साहब सवालात का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ और भी अहम सवालात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खान अब्बासी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जब राहील शरीफ साहब का मामला था, नवाज शरीफ साहब ने एक्सटेंशन नहीं दी, मरियम नवाज साहब ऑन रिकॉर्ड ये बात कह चुकी हैं, नहीं दी, ठीक है, लेकिन उसके बाद अब दे दी। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जनाब हमारा सीट पे बैठ के हम जमहूरियत की ज्यादा बेहतर जो है वो सेवा कर सकते हैं, या हम बेहतर तरीके से इमरान खान साहब के खिलाफ जो तहरीक है हम उसको चला सकते हैं, जिसमें पंजाब के अंदर तब्दीली भी शामिल है, जिसमें वो भी उन्होंने प्रपोजल आपके सामने रखा, आपने कहा नहीं हमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चाहिए, क्योंकि अब हमें चाहिए क्योंकि हमारे साथ डील हुई है। अब आप फरमा रहे हैं कि जी हमसे आके बात कर लेते, बात तो उन्होंने की थी आपसे कई दफा, उन्होंने कहा कि जनाब हमें चेयरमैन सेनेट नहीं मिला, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमें दे दें क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास सबसे ज्यादा हैं। लेकिन उसके बावजूद आपने पार्टियों से राब्ते किए, बावजूद अपनी मनूवरिंग की, लेकिन उन्होंने फिर भी आपको आउटस्मार्ट कर लिया, बेशक बाप के लोगों को भी बीच में शामिल करके। देखिए, आपकी दलील से मैं
इतफाक नहीं कर सकता। ओके। राहिल शरीफ साहब की एक्सटेंशन प्राइम मिनिस्टर ने देनी थी। जी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा मैं एक्सटेंशन नहीं देता, ठीक है। उन्होंने नहीं दी। ठीक है। मांगी गई या नहीं मांगी गई तारीख ही जानती है। वो एक्सटेंशन मैटर ऑफ राइट नहीं होता। ठीक है। ठीक है, वो बात खत्म होगी, अपनी जगह पर है, वो एक शख्स का फैसला था। अच्छा। जो ये बात हुई है जिसको मैं एक बड़ी मामूली बात समझता हूँ, ये जो सेनेट के मामलात हैं, इसमें बदकिस्मती से 10 जमातों ने बैठकर एक फैसला किया है। ठीक है। उसको आप एक तरफा नहीं बदल सकते। अच्छा। अगर आप समझते थे आप उस फैसले में शामिल हैं। अच्छा। ये 10 लोगों ने बैठकर फैसला किया, जुबान दी है। ठीक है। आप इसको मामूली बात समझते हैं कि हाँ जी वो दलील उठ चुके, राहिल शरीफ साहब का एक्सटेंशन नहीं मिली तो यहां भी हमने बदल लिया तो कौन सी बात है। आपने उस फैसले को अगर बदलना था आप पीडीएम के पास आते। अच्छा। कि जनाब ये फैसला गलती से हो गया था हमसे, आप बदल दें। अच्छा। या आप नून लीग से रब्ता कर लेते कि जनाब हम चाहते हैं हमें ये सीट मिल जाए। अच्छा। ठीक, ये बात तय हो सकती थी। अब आप उन्हें तय करने के बजाय आपने जाके हुकूमती बेंचेस से लोग पकड़े, अपने साथ मिलाए। ये कि इसका कोई माजी में ऐसी कोई बात कभी हुई नहीं है। अच्छा। ये पोजीशन लीडर ऑफ अपोजिशन की कभी भी ये इलेक्शन से नहीं होती। ओके। ये इत्तेफाक से होती है। अच्छा। और इत्तेफाक से हो चुका था फैसला। अच्छा। तो आपने बाप पार्टी के लोग पकड़े, उनको साथ बिठाया, एक पीडीएम की पार्टी को भी तोड़ा, अपने साथ बिठाया। ठीक है। एक जमात इस्लामी जो आपके वोटर नहीं थे, जो अपोजिशन में नहीं आपके साथ बैठते, जिन्होंने वोट नहीं दिया, उनको साथ बिठाया और आपने कहा जी हम लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए, चले आपको मुबारक हो, हम आउट स्मार्ट हो गए। अच्छा चले। आउट स्मार्ट होने से हुआ क्या है? जी जी। इस वक्त 57 अपोजिशन के मेंबर हैं जी। और आपकी नजर में अब अगर ऐसा ही है तो फिर एक तहरीक अदम एतमाद जी। मेरा तो ख्याल है कि आपने अगर आउट स्मार्ट करना है तो जो कुर्सी वाकई यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की है, जहां उन्होंने 49 वोट लिए थे, मैं उनको उस कुर्सी पे देखना चाहता हूं। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने वही फॉर्मूला नहीं अपनाया जो उन्होंने कौमी असेंबली में दरअसल में सेनेटर मुंतखब होने के लिए अपनाया था, कि वहां पे भी उन्होंने दरअसल में हुकूमती बेंचेस से लोगों को तोड़ के अपने लिए जो वोट हासिल किए उसके तहत वो सेनेटर बन गए। उस वक्त तो आप लोगों ने थम्स अप भी किया था। वहां मेरे 83 वोट मेरे भी थे। हाँ वही ना। ठीक है ना, वहां पे वोटर थे जी। यहाँ पे अपोजिशन है। अच्छा। अपोजिशन ने इत्तेफाक करके फैसला किया। अपोजिशन प्लस हुकूमत। आप नहीं, हुकूमत तो वो लेकर आए हैं ना। मैं वही कह रहा हूं। अपोजिशन ने एक फैसला कर लिया था। जी जी। आपने उस एतमाद को तोड़ा है। अच्छा। जो आदमी जबान को तोड़ता है, एतमाद को तोड़ता है, पार्टी हो या शख्स हो, मैं इसको अच्छा नहीं समझता हूँ। अच्छा। और जब आप हुकूमती बेंच से लोग लाकर साथ बिठाएंगे तो फिर अपोजिशन कहाँ रह गई? अच्छा। ना आज अपोजिशन की इज्जत है, ना उस हाउस की इज्जत है, ना उस शख्स की जो कुर्सी पर बैठा इज्जत है। अच्छा। तो आपने कमाया क्या? ठीक है। मैं इसको एक स्याह बाग समझता हूं हमारी पार्लिमानी, एक और स्याह बाग हमारी पार्लिमानी तारीख का। अब इस सारी चीज के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वर्किंग रिलेशन रहेगा या नहीं? देखिए, वर्किंग रिलेशनशिप दो तरफा होता है। हाँ। इतमाद से होता है। अच्छा। आपने इतमाद तोड़ दिया है। अच्छा। अब उसको रीबिल्ड करने की कोशिश करें। अच्छा। बिल्कुल, हर चीज रीबिल्ड हो सकती है। किस तरह हो सकती है? टूटने की जरूरत क्या थी? क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे वो वक्त बताएगा कि क्या आप पे इतमाद किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। मसलन मैं ये कहता हूँ कि अदम इतमाद का वोट लाएं। अच्छा। क्यों इंतजार कर रहे हैं? 57 मेंबर हैं। आपने 57 30 का उन्होंने लिस्ट दी है, 27 की हमने दी है। ये 57 मेंबर हैं। फौरी तौर पर अदम एतमाद का वोट लाएं। अच्छा, थोड़ा सा और मजीद आगे चलते हैं, पंजाब के हवाले से जरा कुछ बात करते हैं। पंजाब के हवाले से जब डिस्कशन हो रही थी और पीडीएम की वो जो मीटिंग हुई थी जिसकी कुछ डिटेल्स बाहर आई थी, उससे पहले एक और चीज़ मेरे ज़हन में आई। क्या ये हकीकत है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने दरअसल में उसमें कहा था कि जी आप मुझसे जो करवाना चाह रहे हैं, मेरा एक ही बेटा है, ये जुमले कहे गए थे वहाँ पर? देखिए, इन इजलास में जो बात होती है वो एतमाद में की जाती है। मैं एतमाद तोड़ने वाला आदमी नहीं हूँ। अच्छा। वहाँ बहुत सी बातें हुई हैं, बहुत सी बातें की जा सकती थी। ये बातें पब्लिक नॉलेज की नहीं होती। 7 घंटे का इजलास था, इससे पहले भी इजलास हुए हैं। बहुत सी बातें होती हैं। वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करना, जब कोई शख्स बात करता है 20 मिनट 30 मिनट, बहुत सी बातें करता है, उसके दिल में जो होता है करता है। ठीक है। आप फैसले को देखें, फैसले क्या होते हैं। बात फैसले की होती है। जैसे मैंने कहा ना कि आर्मी चीफ के एक्सटेंशन का बिल था, तो उसके फैसले को देखिए, उसका असर क्या हुआ। अच्छा। तो यहां पर भी किसने क्या कहा, मेरा उससे कोई
ताल्लुक नहीं नहीं सर, वो मैं ना मैं वो बयान कर सकता हूँ। अच्छा, मैं एक्चुअली ये वो शख्स जाने और जो लोग बैठे हुए थे वो जाने। नहीं, ये वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या कहा वो भी मीडिया के ऊपर आया, वो भी लीक हुआ। उसके बाद मरियम नवाज साहबा ने क्या कहा वो भी मीडिया के ऊपर आया, वो भी लीक हुआ। आप दोनों ने अपने मैं उसकी तस्दीक नहीं कर सकता। अच्छा, क्योंकि चलो। वो बातें एतमाद में की गई हैं। बहरहाल तस्दीक ना करनी चाहिए, ना कोई कर सकता है। रिपोर्टेड फैक्टर अब वो मीडिया पे जिन्होंने reported कहा factor। है वो खुद बयान कर दें तो उनकी मर्जी नहीं, वो है। मेरे पास उनकी इमानत है, मैं इमानत में ख्यानत नहीं करूंगा। मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब अपने बेटे के लिए सब कुछ कह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि जी मेरा बेटा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता जो आप मुझसे करवाना चाह रहे हैं, इसी तरह मरियम नवाज साहिबा के लिए नवाज शरीफ साहब की जान उतनी इंपॉर्टेंट है जो वो ये कहती है कि जी आप क्या चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को वापस ला के जो है मैं उनको कत्ल करवा दूं यहाँ पे। सियासत इस बुनियाद पे नहीं होती। तो मरियम नवाज साहिबा तो कहा है ना, फिर भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। मरियम नवाज साहिबा ने ये नहीं कहा। मैंने यही कहा ना कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात करना, इजलास के फैसले देखते पड़ते हैं। अच्छा, इजलास में क्या बात हुई, क्या बहस हुई, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात मरियम नवाज साहिबा ने नहीं की। मैंने नहीं सुनी। अच्छा, आपने नहीं सुना। अच्छा अगर सुनी भी है तो मेरे पास इमानत है। अच्छा जिसकी बात सुनी है मेरे पास इमानत है। अच्छा। वहां पर 7 घंटे बातचीत हुई है, वो मेरे पास इमानत है। मैं उसमें ख्यानत अगर किसी और ने करनी है तो कर ले। अच्छा, मैं वो शख्स नहीं हूं जो इन बातों में ख्यानत करूं। ठीक है, चलें मैं मजीद आगे चलता हूं। पंजाब के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब फरमाते थे कि जी तहरीक अदम एतमाद जो है वो वहां पे लानी चाहिए। क्या ऐसा कोई प्रपोजल आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया? देखिए, तहरीक अदम एतमाद अगर लाएगी तो नून लीग लाएगी, अच्छा जिसकी तकरीबन 50% वहां पर MPAs हैं। अच्छा, तो मुस्लिम लीग नून किसी ऐसे खेल में नहीं पड़ना चाहती। लेकिन क्या ये प्रपोजल रखा गया था आपके सामने? प्रपोजल में कहा ना, हर किस्म की बात होती है मीटिंग के अंदर, अच्छा हर किस्म की बात होती है। अच्छा, वो अगर कोई ये कहे जी मैं कर लूंगा अदम एतमाद, तो बड़े शौक से कर ले। मैं क्या उसकी मैं तो उसकी जो भी करना चाहे करता रहे। यहाँ पे सवाल ये कि मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं इंटरेस्टेड इसमें? क्योंकि मुस्लिम लीग नून इस इक़्तिदार में इंटरेस्टेड नहीं है। मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि निज़ाम को बदलें। अगर आप निज़ाम नहीं बदलेंगे मुल्क नहीं चलेगा। जो आज निज़ाम है ये साबित हो गया है कि 73 साल से जो हम तजर्बे कर रहे हैं ये नाकाम हो चुके हैं। अच्छा, आज का निज़ाम भी नाकाम हो चुका है। मैंने कई TV शोज पर कहा है और ये मेरा पूरा यकीन है इस बात पर कि जितने इदारे इन्फ्लुएंस करते हैं सियासत को, असरअंदाज होते हैं सियासत पर, ठीक है, हमारे ज़माने में सब हमारे खिलाफ थे। अच्छा आज सब साथ हैं ठीक है, और मुल्क नहीं चल रहा। अच्छा हमने फिर मुल्क चला लिया। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जिस तरह हमारे मुल्क का निज़ाम माजी में चलाया गया है, जो असरात हैं सियासत पर जो गैर आईनी हैं, अगर आप वो रखेंगे, आप 100 इलेक्शन करा लें, आपका मुल्क तरक्की नहीं करेगा। सो बेसिकली आप ये फरमा रहे हैं कि अगर कल को मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आती है तो आप एस्टैब्लिशमेंट को वो स्पेस नहीं देंगे जो आज उनको मुयस्सर है? मैं आइन के अंदर हर स्पेस देने को तैयार हूं, हर इदारे को। अच्छा, हर इदारे का आइन में बड़ा क्लियरली डिफाइंड है कि तुमने क्या करना है। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट जो है, आप इस्टेब्लिशमेंट फौज को कहते हैं, इंटेलिजेंस के इदारों को कहते हैं, जुडिशरी किसको कहते हैं? इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, ठीक है, हर दुनिया में इस्टेब्लिशमेंट एक होती है, ये हकीकत है। वो इस्टेब्लिशमेंट आइन से बाहर ऑपरेट नहीं करती। आपने जो आपका 1 साल था वजारत उज़्मा का, आपने क्या उसको आईनी हदूद में ही रखा हुआ था? मैं फिर ये कहूंगा ना, उसको रहने दे, माजी को मत कुरे दे। सर माजी से ही तो पता माजी को फिर ट्रुथ कमीशन बना दे। आप सारे मीडिया इकट्ठे हो जाए, ट्रुथ कमीशन बना दे, मैं आके बयान कर दूंगा। आईनी हदूद में नहीं है, मैं यही कह रहा हूं। वो भी नहीं था उस वक्त हमने भी भी हुकूमत, पाकिस्तान की कोई हुकूमत भी आज तक आईनी हदूद में नहीं चल सकी। अच्छा, आज आपको कम से कम इस बात का तहिया करना होगा कि हमने आईनी हदूद का एहतराम करना है, ठीक। वरना हमारा मुल्क नहीं चल रहा। अच्छा, ये मेरा भी मुल्क है, आपका भी, एस्टेब्लिशमेंट का भी है। ठीक है, मुल्क की हालत देखें, किसी को तशवीश है? नाज़रीन और भी कई सवालात हैं जिसके जवाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आप ये फरमा रहे हैं कि पंजाब के अंदर अगर उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ किसी किस्म की कोई तहरीक दमात कोई भी उसको लॉन्च करता है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपने कोई फॉरवर्ड ब्लॉक क्यों ना हो, उसमें काफ लीग शामिल हो, उसमें तहरीक इंसाफ शामिल हो, नून लीग उसको सपोर्ट नहीं करेगी। नून लीग इस मामले में नहीं पड़ेगी, इक़्तिदार के मामले में नहीं करेगी पड़ेगी, नून? सौदे करके इक़्तिदार में नहीं आएगी। नून लीग क्या करेगी? बॉयकॉट करेगी उसको? नून लीग निज़ाम की तब्दीली चाहती है।
नहीं, मैं पीडीएम निजाम की तब्दीली चाहती है। जैसे ब्रॉडर हो गए ना, मैं तो स्पेसिफिक एक मूव की बात कर रहा हूँ। उस वक्त नून लीग फिर क्या करेगी? क्या वॉकआउट कर जाएगी? किस बात से? अगर उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ कोई तरीके तो एतमाद आता है? वो करता रहे जो लाया है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपका कोई ताल्लुक? जी, अगर हम क्योंकि अदम एतमाद अगर कोई कर सकता है तो मैं ही कर सकता हूँ। अच्छा, जिसके पास नंबर्स हैं। हाँ, अगर पीटीआई खुद चेंज करना चाहती है उस्मान बुज़दार को तो वो करते रहे, ठीक है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। लेकिन आपके ख्याल में इस वक्त मतलब आपका नजरिया तो क्लियर है ना सबको, जो आप क्लियर कट कह रहे हैं, और अगर आपके पास नंबर्स भी आ रहे हैं तो आप सीट पे बैठ के निजाम चेंज कर सकते हैं ना यार, सीट से हट के क्यों कर रहे हैं? नहीं जी, मैं अगर आपके पास हमजा शहबाज शरीफ- इस माहौल में सीट पर बैठकर निजाम आप नहीं बदल सकते। हम इन सीटों पर बैठ चुके हैं, हम इन सीटों पर बैठ चुके हैं। अच्छा, ये मामला नहीं चलता। जब इख्तियार किसी के पास हो, जिम्मेदारी किसी की हो, तो वो निजाम नहीं चलता। अच्छा, जब भी मुल्क में इदारे जो हैं वो आइन से बाहर ऑपरेट कर रहे हो, आइन के से इनहराफ किया जा रहा हो, तो मुल्क नहीं चलेगा। ये हमारा तजर्बा है और दुनिया का तजर्बा भी है। अच्छा, यानी कि अगर वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ जिस तरह ऑपोजिशन लीडर हैं, अगर वो मुंतखब भी हो जाते हैं तो वो नहीं चला सकते इस निजाम को जी नहीं, नहीं चल सकता। क्या होगा अगर वो बन जाएंगे? फिर क्या होगा? उनको फोन आएंगे कि जनाब आप ये फलां काम करें, आप ये करें, आप यूं करें, ये यूं होगा? देखिए, फोन की बात नहीं होती। अच्छा, बाद फोन 60 के अशरे में थे, 70 के अशरे में होते थे, अब मामलात और हैं। क्या मतलब? वो आप इमरान खान साहब से पूछे, आपको बताएंगे। नहीं, मैंने आप पूछ ले। मैंने पूछा था उनसे, उन्होंने कुछ ज्यादा डिटेल नहीं बताई। आप उनके किसी वजीर से पूछ ले। आप वजीर आज़म मैं वजीर भी रहा हूँ, वजीर आज़म भी रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि हमारा मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलता, ये बदकिस्मती है। अच्छा, तो इसको जब तक आप वहां पर लेकर नहीं आएंगे, और ये अल्लाह ना करे कि ताकत के जरिए हम वहां पर पहुंचे, अच्छा, ये एनआरकी के जरिए हम ना पहुंचे, हम खुद इस बात का इतराफ कर लें कि ये तजर्बे नहीं चलते। अच्छा, मुल्क में जो निज़ाम है उनको आइन के मुताबिक ही चलाएंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। शायद साहब इस सारी निज़ाम की तब्दीली के अंदर जो है वो नैब का खात्मा भी शामिल है। नैब को रख लें, शो पूरा कर लें। आपके क्या इरादे हैं आगे? अगर नैब की परफॉर्मेंस देख लें। नहीं, आप रखेंगे या खत्म करेंगे? मैं तो, अगर हम नैब खत्म नहीं करेंगे आपको मुल्क नहीं चलेगा। अच्छा, खत्म करना पड़ेगा? जी, खत्म आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, आपने करप्शन पकड़नी है ना, करप्शन पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर नीयत करप्शन पकड़ने की हो। अच्छा, अगर आपने नैब के जरिए सियासतदानों को तोड़ना है, सियासत करनी है, तो फिर नैब आपकी जरूरत है। अच्छा, अगर आपने करप्शन पकड़नी है तो नैब करप्शन नहीं पकड़ सकता। अच्छा, लेकिन नैब जो खुद मतलब कहता है कि जी हमने तो पता नहीं कितने 100 अरब की हमने करप्शन पकड़ी है, हमने जमीन वागुजार कराई है, मुस्लिम नून के लोगों से ये उनका काम है, वागुजार करवाई। नैब नहीं, इसके अलावा जो नैब बना था होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस के लिए, जी, सियासतदानों के लिए। जी, कितने पकड़े आपने? आप भी तो अंदर से होके आए ना। मैं अंदर भी, आप कल भी अंदर कर सकते हैं, आप कल भी अंदर कर, हर एक को अंदर कर सकते हैं। ख्वाजा साहब भी अंदर हैं, आप सबको अंदर कर सकते हैं, केस बन सका है। अच्छा, मुझ पे, मैं तो कहता हूँ इल्जाम लगाए ना यार। हाँ, मुझ पे अगर आप इल्जाम ये लगाएंगे, एक ठेका एक कंपनी ने दिया था, तुम मिनिस्टर थे, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है ठेकों से, बात खत्म हो जाती है। मैं फिर भी कहता हूँ मेरी जिम्मेदारी है, अच्छा, मैंने ये काम किए हैं। आप करप्शन बताएं ना। अच्छा, ठीक, करप्शन का एक असूल समझें, आप पैसा बना सकते हैं, छुपा नहीं सकते। ठीक है, पैसा बोलता है, टैक्स लॉज, ठीक है, पैसा बोलता है और नजर आता है, नजर आ जाता है, और वो नजर आता है। आप असेंबली के बाहर खड़े हो, अच्छा, जो लोग निकलते हैं असेंबली से, मैं करप्शन पकड़नी है ना, आपने पकड़े ना जरा आकर। अच्छा, ये ऐवान खाली हो जाएंगे। अच्छा, शायद साहब ये 11 मार्च 2021 को नवाज शरीफ साहब का बयान आया जिसमें उन्होंने चंद नाम भी लिए, तो मतलब हमारी इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले, और इसके साथ साथ एक जुमला उन्होंने फरमाया कि मरीम नवाज साहिबा को एक धमकी दी गई है जिसमें उन्होंने कहा गया है कि अगर वो बाज ना आई तो उन्हें स्मैश कर दिया जाएगा। ये धमकी किस तरह आई थी? देखिए, ये आप बयान नशर कर दें, उसमें पूरी हकीकत दी हुई है। नहीं दी हुई सर, नहीं, आप बयान नशर कर दें। बयान मेरे हाथ में है सर। नहीं, बयान तो ये ट्रांसक्रिप्ट है ना, आप वो जो तकरीर है वो नशर कर देना। सर उसमें नहीं है, उसमें आ जाएगी, आप दिखा दें, आ जाएगी। मैं पढ़ देता हूँ। नहीं, पढ़ने से नहीं है बात, जब स्पोकन जो वर्ड होता है वो वहीं से पता चलता है क्या हुआ है। बिल्कुल ये धमकी आई थी। किस तरह आई थी? ये एक जर्नलिस्ट के जरिए आई थी, एक जर्नलिस्ट के जरिए। अच्छा, मुझे इससे ज्यादा नहीं पता, मुझे यही पता है कि एक जर्नलिस्ट से जिस पर एतमाद किया जा सकता था, उसने ये बात कही है कि ये बात कही गई है, अच्छा, कि अगर वो बाज ना आई तो स्मैश कर दिया जाएगा। ये सिर्फ वैसी कोट एंड कोट था या ये पैगाम कहा गया कि जी आप जाके पैगाम ये मुझे इस बात का इल्म नहीं है। अच्छा, कि वो पैगाम देने के लिए कहा गया था या वो सुनी हुई बात थी जो उन्होंने बयान कर दी। अच्छा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ।
और उसके बाद कोई किसी किस्म के राब्ते वगैरह नहीं, कुछ नहीं कि भाई आपने कहा एहतजाज किया कि जी ये क्या तरीका है बात करने का? या बात पे देखें, वो बात कर दी गई है, स्मैश की धमकियां या माजी में भी दी जाएगी गई हैं, इसके बाद भी दी जाएंगी। अच्छा, क्योंकि जब आपके पास दलील ना रहे तो फिर आपको गुलेल का इस्तेमाल करना नहीं, वो इसलिए क्योंकि अगर एक आदमी एक जर्नलिस्ट है जो आके कह रहा है, वो क्रेडिबल कितना है, क्या उसकी बात पे यकीन किया जा सकता है? क्रेडिबल था, इसीलिए उन्होंने बात की है। मियां नवाज शरीफ साहब कभी भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या ऐसी बात जिसकी तस्दीक ना हो सके नहीं करते। अच्छा, चले ठीक है। शाहिद साहब, सवालात का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ और भी अहम सवालात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, आज हमारे साथ मौजूद हैं। सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात जहां पे एस्टैब्लिशमेंट के साथ रवाबित की हो रही है, मरियम नवाज साहिबा एकदम खामोश हो गई थी। आपको याद होगा तकरीबन 5 माह उनकी खामोशी रही थी, उसके बाद एकदम उन्होंने दोबारा बोलना शुरू किया। ये जो खामोशी थी ये भी एक मतलब डील के हिसाब अंडरस्टैंडिंग थी या नहीं थी? देखिए, सियासी लीडर अपने वक्त पे बोलता है, उसने क्या कहना है, वो जमात का हिस्सा होता है। अच्छा, जमात की क्या जरूरत है? मरियम नवाज साहिबा ने एक बात पहले ही कर दी थी कि मैं वो करूंगी जो मेरी जमात मुझे चाहती है। जब मेरी जमात को मेरी जरूरत हुई, मैं हाजिर हूं। तो जमात ने चुप करवाया था? जमात ने चुप नहीं करवाया था, जमात अपना काम कर रही थी। अच्छा, जब एक मौका आया, जब जरूरत पड़ी, वो सामने आई और उन्होंने अवाम के अंदर भी अपनी जगह पैदा की है, पार्टी वर्कर के दिल में भी की है और रिस्पांस भी आया है। मुझे अभी भी नहीं समझ आई कि वो खामोश क्यों हुई थी। आपने कहा कि सियासतदान अपने वक्त पे बोलता है, मैं मतलब शी डिसाइडेड ऑन हर ओन कि मैंने नहीं बोला। नहीं, जमात को उस वक्त शायद जरूरत नहीं थी, दूसरे लोग बोल रहे थे। हम अपनी पार्लियामान के अंदर काम कर रहे थे। जब सड़क में जरूरत पड़ी, वो पार्लियामान का हिस्सा नहीं है, पार्टी का हिस्सा है। जब पार्टी को ऑर्गेनाइज करना हो, जब पार्टी को एक पब्लिक फेस चाहिए हो, जलसा करना हो, वहां मरियम नवाज साहिबा बोलती हैं और वो बोलेंगी। ये उनका हक है एक पाकिस्तानी होने के बाद। दैट इज समथिंग रियली स्ट्रेंज ना, क्योंकि ये चीज हमने इमरान खान साहब की तरफ से तो नहीं देखी कि इमरान खान साहब जो एकदम चुप हो जाएं फिर एकदम बोलना शुरू कर दें। दैट इज माइंड बॉगलिंग के हुआ क्या है भाई, आप बात क्यों? इमरान खान साहब पार्टी के लीडर हैं जी, हमारी पार्टी के सरबराह शहबाज शरीफ साहब हैं। अच्छा, तो जब वो बोलते हैं तो उस वक्त कोई और नहीं बोलता। अच्छा, तो जब वो नहीं थे मौके पर तो मरियम नवाज साहिबा का रोल बढ़ गया। अच्छा, क्योंकि लोग उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, वो पार्टी के नायब सदर हैं, लेकिन वो एक पब्लिक फेस है इस पार्टी का, लोग उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। वर्कर के दिल में जगह है, आम वोटर के दिल में जगह है और जलसों ने आपको बता दिया। अच्छा, तो इसी तरह अगर शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए तो मरियम नवाज साहिबा कुछ खामोश हो जाएगी? वो जो रोल शहबाज साहब असाइन उनको करेंगे वो करेंगी, अपना रोल प्ले करेंगी। जब भी जरूरत हुई पार्टी को अपना रोल प्ले करेंगी। बिकॉज मैं सर आई एम सॉरी, मैं एक्चुअली क्वेश्चन ये इस वजह से कर रहा हूँ, दिस सीम्स वेरी स्ट्रेंज कि जी वो अब आपने नहीं बोलना, अब आपको बताया जाएगा कि आपने कब बोलना है। स्ट्रेंज काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, दिस इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इज स्ट्रेंज। अच्छा, ये आपके ऊपर भी होता है? बात बड़ी सीधी है कि जो वो जरूरत जब हुई पार्टी को, जब जलसे शुरू हुए, जब पीडीएम की तहरीक शुरू हुई, तो मरियम नवाज साहिबा की जरूरत ज्यादा थी, वो सामने आ गई। इसको अदर वे राउंड भी देखा जा सकता है ना, उस वक्त अदर वे राउंड इसका ये है कि अब जरूरत है कि आप चुप हो जाएं। नहीं, कुछ चुप होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, चुप होना सियासत में कोई माना नहीं रखता। मैं वही तो कह रहा हूँ। लेकिन जब जरूरत, बात उस वक्त करनी चाहिए जब जरूरत हो। अच्छा, तो जब जरूरत हुई है तो मरियम नवाज साहिबा ने बात की और सबने नोटिस लिया है। अच्छा, उसका असर हुआ है आप पे। अच्छा, मरियम नवाज साहिबा जो है वो बाहर जाने का किसी किस्म का कोई इरादा नहीं रखती? देखिए, वो ईसीएल पर है, वो अगर बाहर जाना, पाकिस्तानी शहरी है, हर पाकिस्तानी शहरी का हक है जहां भी जा सके, लेकिन ख्वाहिश नहीं है। ख्वाहिश के इजहार उन्होंने कभी नहीं किया। आपके साथ भी कभी नहीं हुआ? नहीं, कभी पार्टी की मीटिंग के अंदर कभी कोई? यकीनन कभी ख्वाहिश होगी, उनका बेटा भी बाहर पढ़ता है, उनकी बेटी भी शायद बाहर है। अच्छा, जाती रहेंगी। अच्छा, तो मैं तो अगर गवर्नमेंट आज उनको ईसीएल से उनका नाम हटा देती है तो मरियम नवाज साहिबा बाहर ट्रेवल कर सकती हैं? जी बिल्कुल कर सकती है, उनकी मर्जी पे है। अच्छा, ना मैं उनको फोर्स कर सकता हूँ जाने से, ना मैं उनको रोक सकता हूँ। अच्छा। ये वो हर शख्स अपना फैसला खुद करता है। पार्टी की डायरेक्शन अब इसके बाद क्या होगी? मतलब जाहिर बात है हम आगे इलेक्शंस की तरफ अब जाएंगे, आधा टेन्योर तो गुजर चुका है इस गवर्नमेंट का, आखिरी साल के अंदर जो है वो वैसे ही कैंपेन मोड जो है वो पार्टीज का ऑन हो जाता है। नवाज शरीफ साहब बाहर हैं, क्या नवाज शरीफ साहब अगले इलेक्शन से पहले कोई इरादा रखते हैं वापस आने का? सेहत ठीक हुई तो 1 महीने बाद आ और अगर जाएंगे। ना हुई तो नहीं आएंगे? ना हुई तो वो वहां से भी बैठकर, लास्ट कैंपेन वो जेल में थे, तो पार्टी का वोटर रिस्पॉन्ड करता है उनके नाम पे, उनकी शख्सियत पे, उनकी लीडरशिप पे, तो वो इलेक्शन हो जाएगा। जरदारी साहब की इस बात के अंदर वेटेज नहीं नजर आती कि अगर वो आ जाते
चले, मैं सेहत के साथ भी कह रहा हूं, अगर वो सेहतमंद हो जाते हैं तो वापस आ जाएं तो बेहतर नहीं है? उसके इस मामले से ताल्लुक कोई नहीं है। नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब के इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। आज नहीं, मैं तो ये हमारी पार्टी का आपकी फैसला पार्टी है, और हमारी पार्टी का फैसला बड़ा वाज़ेह है, जो छुपा हुआ नहीं है, कि मियां नवाज शरीफ साहब को हमने कहा है इलाज के लिए गए हैं, जब इलाज पूरा होगा उसके बाद ही मुल्क वापस आए, क्योंकि यहाँ कोई इंसाफ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो हुआ है नवाज शरीफ, वो भी अब हम सब भूल जाते हैं ठीक। कि आपने एक जज को ब्लैकमेल करके आपने कन्विक्ट किया। अच्छा, ये मामूली बात है? आप कहें ये मामूली बात है कि इस 21वीं सदी में 3 दफा के वज़ीर-ए-आज़म को, इस मुल्क के सबसे बड़े सियासतदान को हम एक जज से कन्विक्ट करते हैं, जज को ब्लैकमेल करके। ठीक है, जज को निकाल दिया जाता है, ठीक है, जज वफात पा जाता है, ठीक है, उसका फैसला कायम है। ठीक है। क्या हमें इतनी इखलाकी जरूरत नहीं है कि हम इतने गिर गए हैं कि हम यही कह देते यार कि गलत उसने किया था, इस फैसले को खत्म कर दे, रीट्रायल कर दे, जितना ही शौक है। अगर कल को आपकी गवर्नमेंट आ गई तो आप लोग इसकी तहकीकात करेंगे? किस बात की? इस मामले की कि जज को किसने हम किस किस चीज की तहकीकात मैं करेंगे? पूछ रहा या तो हम तहकीकात करेंगे, यहाँ तो इतने मामलात हैं हाँ। कि आप तहकीकात करना शुरू कर दें तो आपकी जिंदगी तहकीकात में गुजर जाएगी। मुस्तकबिल को देखें, हालत क्या है हमारी, ठीक, इस मुल्क की मईशत कहाँ पर है, ठीक, इस मुल्क का गरीब आदमी कहाँ पर है, महंगाई कहाँ पर है। मेरे लिए वो इशू है। ठीक, मेरे लिए राइल शरीफ साहब की एक्सटेंशन कोई माने नहीं रखती, कोई माने नहीं। बाजवा साहब की एक्सटेंशन हो गई, कोई माने मेरे लिए नहीं रखती। ठीक, मेरे लिए माने रखती है इस मुल्क की महंगाई, इस मुल्क की आवाम की तकलीफ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शाहिद खाकान अब्बासी साहब आपका। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। मुस्लिम लीग नून आज किधर खड़ी है, क्या सीखा है हालिया दिनों में, और आगे का क्या प्लान है, सब कुछ आपने सुना। अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।